नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। इस वीडियो में हम लाइट एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ये पार्ट 2 है इस चैप्टर का। पार्ट 1 में मैंने रिफ्लेक्शन, लाइट की प्रॉपर्टीज, मिरर्स जैसे कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, उसके रे डायग्राम्स, मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये सब कुछ मैंने डिस्कस कर चुका हूँ पार्ट 1 में। तो अगर पार्ट 1 आप नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख लीजिए, फिर कंटिन्यू कीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मूव करते हैं पहले पार्ट, इस सेकंड पार्ट में, जिसमें हम लोग रिफ्रैक्शन और लेंसेज को डील करेंगे। तो रिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि 3 टाइप्स ऑफ मीडियम होते हैं। जनरली ये हम लोग क्लास 6-7 में ही पढ़ लेते हैं कि 3 टाइप्स के कौन कौन से मीडियम है। तो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट वैसे मीडियम होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लास, जिससे लाइट इजीली मतलब पेनिट्रेट कर जाए, लाइट इजीली पास आउट हो जाए। जैसे कि ग्लास होता है क्लियर, उसमें लाइट पास हो जाता है। ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स क्या होते हैं, जिससे लाइट पूरी तरह से पास नहीं होता, सम रेस्ट्रिक्शंस होती है। जैसे कि बटर पेपर या कोई ऑयल पेपर, उसमें लाइट पूरी तरह से वो पास नहीं हो जाती है। फिर तीसरा जो टाइप है ओपेक। तो ओपेक जैसे कोई भी सॉलिड सब्सटेंस ले लीजिए, मेटल्स ले लीजिए, जिससे लाइट बिल्कुल ही पास नहीं हो सकती है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल है। तो रिफ्लेक्शन में हम लोग पढ़ रहे थे, या प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में हम लोग पढ़ रहे थे कि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। लेकिन रिफ्रैक्शन में हम लोग समझेंगे कि लाइट जो है, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर होता है तो वो बेंड होना शुरू हो जाता है। जैसे कि इस फोटो में देख लीजिए, इस ग्लास में हम लोग चम्मच रखे, एक स्पून रखे हैं, तो इस इंटरफेस पे देखिए, तो ये बेंड लग रहा है, थोड़ा बहुत बेंड लग रहा है। तो ये किस लिए होता है? तो ये ड्यू टू रिफ्रैक्शन होता है। जो ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स होता है, वो किस लिए होता है? तो एटमॉस्फेयर में जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो जो रिफ्रैक्शन के कारण होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो अ रे ऑफ लाइट बेंड्स एज इट मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो रिफ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में होता है, जब एक लाइट ट्रेवल करता है वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है, तब रिफ्रैक्शन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में देख लीजिए कि मीडियम वन, लेट सपोज हम लोग एयर कंसिडर कर लेते हैं, और मीडियम टू हमारा है, वो है वाटर है। तो एयर और वाटर दोनों ऑप्टिकली अलग अलग डेंसिटी अलग अलग है। एयर की डेंसिटी जो है वो कम है, तो इसीलिए वो रेयरर मीडियम है। और वाटर की डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा है, तो ये डेंसर मीडियम है। ठीक है। तो जब एक इंसिडेंट रे पास कराएंगे हम लोग फ्रॉम एयर टू मीडियम टू, मतलब जैसे वाटर में, एयर से हम लोग वाटर में पास कराएंगे, तो इंसिडेंट रे जो होगा वो स्लाइटली बेंड कर जाएगा नॉर्मल से। तो इस केस में क्या हो रहा है? नॉर्मल बेसिकली मैं पहले ही बता चुका है कि इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन होती है। तो इस केस में क्या हो रहा है? जब लाइट रे फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जा रही है। रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ द लाइट इज much higher in comparison to speed of light in the denser medium। तो एयर से वाटर में जा रहा है, तो डेंसर है ना वाटर, तो इसीलिए स्पीड जो है वो लाइट की कम हो जा रही है। स्पीड लाइट की कम हो जा रही है, इसीलिए वो जो रे ऑफ लाइट है वो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जा रहा है। अगर ये सेम मीडियम में जाता तो कुछ इस तरह से वो लाइट पास करती, एकदम स्ट्रेट लाइन में पास हो जाता। लेकिन यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा, ठीक है। और एंगल आई क्या है? तो एंगल आई जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, नॉर्मल के से कितना है, ठीक है, वो एंगल आई है। और एंगल आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो नोट कि स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम इज मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन द डेंसर मीडियम। ये मैंने पहले ही बता चुका हूँ। अब दो टाइप के देख लेते हैं। पहला, जब लाइट रे जो है वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में पास कराएंगे, उस केस में क्या हो रहा है? एंगल आई मतलब इंसिडेंट रे का एंगल जो है वो रिफ्रैक्शन एंगल से ज्यादा है।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो स्पीड है लाइट की वो डिक्रीज हो जा रही है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, एंगल जो है नॉर्मल के साथ में वो भी डिक्रीज हो जा रही है। तो ये हो रहा है जब रे ऑफ लाइट जो है वो रेयरर से डेंसर में मूव कर रहा है। तो इस केस में एंगल आई जो होगा एंगल आर से ज्यादा बड़ा होगा। अब इसके जस्ट ऑपोजिट केस में देख लेते हैं, जब एक रे ऑफ लाइट जो है वो डेंसर मटेरियल से रेयरर मीडियम में जा रहा है, उस केस में क्या होगा, एंगल इन जो इंसिडेंट एंगल है वो छोटा हो जाएगा रिफ्रैक्टेड एंगल से। क्यों? क्योंकि डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ द जो लाइट है वो कम है। स्पीड ऑफ द लाइट डेंसर मीडियम में कम है, रेयरर मीडियम में ज्यादा है। तो यहाँ पर स्पीड जो है रेयरर मीडियम में वो बढ़ जा रही है, तो एंगल जो है वो नॉर्मल से दूर भागने की कोशिश करेगा। जो लाइट है वो नॉर्मल से दूर भागने की कोशिश करेगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो रिफ्रैक्टेड रे का एंगल है वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा इंसिडेंट रे के कंपैरिजन में। तो ये दो कंपैरिजन है। अब एक केस देख लेते हैं कि व्हेन a ray of light is incident normally to the interface of two medium, it will go straight line without any deviation। तो अगर लेट सपोज ये एक इंटरफेस है, ये फर्स्ट मीडियम है या सेकंड मीडियम है, अगर कोई लाइट परपेंडिकुलरली ऐसे आ रहा है तो वो सीधा ही चल जाएगा विदाउट एनी डेविएशन, कोई डेविएशन नहीं होगा, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगा। तो जब कोई लाइट हम लोग 90 डिग्री पे होकर पास करा रहे हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो विदाउट एनी डेविएशन वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। लेकिन जब ऑब्लिकली हम लोग डाल रहे हैं, 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री के अलावा कोई भी एंगल में डालेंगे तो वो उसमें चेंज होगी, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, डिपेंडिंग अपॉन द लाइट रे कौन से मीडियम से पास हो रहा है और किस मीडियम में जा रहा है, तो ये डिपेंड करता है। तो ये टू टाइप ऑफ रिफ्रैक्शन बेसिकली है। फिर अब हम लोग समझ लेते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इस ये एक सॉलिड मटेरियल है, भले ही ट्रांसपेरेंट हो लेकिन ये सॉलिड है, तो इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी जो होगी वो हायर होगी इन कंपैरिजन टू एयर। एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट हम लोग एक इंसिडेंट रे आया और वो ग्लास स्लैब से पास हुआ, इस केस में क्या होगा कि एंगल आई वन जो है वो ग्रेटर देन होगा आर वन से। ठीक है, क्योंकि स्पीड जो है वो ग्लास में वो डिक्रीज हो गई है। यहाँ पर स्पीड ज्यादा था एयर में, लेकिन ग्लास में स्पीड कम हो गई है। तो ये जो रिफ्रैक्टेड रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल के टुवर्ड्स मूव करेगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल के टुवर्ड्स मूव करेगा, स्पीड डिक्रीज हो जा रही है। फिर वो जब रे बाहर निकलेगा अगेन बैक टू द रेयरर मीडियम में आ जाएगा, तो उसकी जो वो उसकी क्या होगी, यहाँ पर एयर में स्पीड बढ़ गई है, तो स्पीड बढ़ गई है तो ये नॉर्मल से दूर भागना कोशिश करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाए, इस केस में क्या हो रहा है, एंगल आई टू जो है वो स्मॉलर देन एंगल आर टू होगा, रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड रे से वो छोटा होगा। और इस केस में देख लेंगे, इस ग्लास स्लैब में जो है रिफ्रैक्टेड एंगल जो फर्स्ट वन है वो इक्वल हो जाएगा इंसिडेंट रे ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ ये सेकंड वाले केस में। ये फर्स्ट केस है और ये सेकंड केस है। तो सेकंड केस में क्या हो रहा है, जो फर्स्ट केस का जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो सेकंड केस के इंसिडेंट एंगल से मैच करता है, वो इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो ये तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा एक जो हम लोग मिरर में पढ़े थे लैटरल इन्वर्सन पढ़े थे, रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ओरिजिनली लाइट को इस तरह से स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए था, तो ये डॉटेड लाइन से शो हो रहा है, ओरिजिनली ऐसा लाइन होना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है, ये ओरिजिनली इस तरह से मूव कर रहा है, ये जो अनडॉटेड लाइन है ये मूव कर रहा है, तो यहाँ पे एक डिफरेंस हो जा रहा है, ये गैप बन जा रहा है। तो ये ओ डैश एल जो गैप है वही हमारा जो वो डिस्टेंस है वो हमारा लैटरल डिस्प्लेसमेंट या लैटरल लैटरल डिस्पर्शन, कुछ भी कह सकते हैं आप लोग। तो ये वही शो करता है, ये जो डिस्टेंस है वो लैटरल डिस्पर्शन शो करता है। तो ये है रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये बहुत बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसे बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर हम लोग आ जाते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ लेते हैं।
तो पहला जो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो ये बहुत इजी है कि सब जो है वो एक ही प्लेन पे एक्ट करेगा, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो एक ही प्लेन पे ये एक्ट करेगा, तो ये फर्स्ट लॉ कहता है। सेकंड लॉ जो है वो उसे हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। स्नेल्स लॉ बेसिकली क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कंस्टेंट, ठीक है। तो साइन ऑफ एंगल आई बाई साइन ऑफ एंगल आर जो है उसकी कांस्टेंट वैल्यू होगी, लेकिन किसके लिए होगा, फॉर ए लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। तो ये गिवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पर्टिकुलर लाइट के लिए होगा, पर्टिकुलर कलर ऑफ लाइट और पर्टिकुलर गिवन ऑफ मीडिया। अगर मीडिया, दो मीडिया एयर और वाटर है, तो इसके लिए जो एंगल, साइन ऑफ एंगल आई बाई एंगल आर है वो सेम होगा। लेकिन अगर हम मीडिया चेंज कर देते, एयर वाटर के जगह हम लोग ग्लास स्लैब रख देते हैं, तो यहाँ पर जो है वो वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर ए लाइट ऑफ ए गिवन कलर, एक पर्टिकुलर कलर के लिए एंड फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, ठीक है। तो मीडिया भी सेम ही होना चाहिए तभी कांस्टेंट होगा, इसी को कहते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। और जो एंगल आई जो है वो रेंज करेगा 0 से 90 डिग्री में, ठीक है। तो 90 डिग्री के केस में क्या होता है, जब परपेंडिकुलरली हम लोग करते हैं तो ये वैल्यू जो है वो क्या होगा, वो जीरो हो जाता है, इसीलिए कोई डेविएशन, कोई शो नहीं होता है। जब भी लाइट जो है वो नॉर्मली इंसिडेंट होता है फ्रॉम वन मीडिया टू सेकंड मीडियम, तो उस केस में क्या होगा, साइन आई बाई साइन आर का जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल जो है एंगल आई का वो 0 to 90 वेरी करेगा। तो इसी को हम लोग स्नेल्स लॉ कहते हैं। एंड दिस कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, ठीक है। तो इसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ आ गया, साइन ऑफ एंगल आई बाई साइन ऑफ एंगल आर, एक कांस्टेंट वैल्यू आता है जिसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या शो करता है, तो ये बेसिकली रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया शो करता है, कि रिलेटिव स्पीड कितनी है एक मीडिया से दूसरे मीडिया में जाने के लिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है, अ, जैसे फोर्स हो गया, पावर हो गया, एनर्जी हो गया, उसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, बट ये डायमेंशन लेस है, इसमें कोई यूनिट नहीं है, ये डायमेंशन लेस होती है, क्योंकि क्योंकि ये रेशियो है, बेसिकली एक रेशियो है, रेशियो ऑफ रिलेट मतलब स्पीड है, दो मीडियम का स्पीड का रेशियो शो करता है, हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि दो टाइप के होते हैं, एक स्केलर होती है, दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। तो स्केलर में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, मैग्नीट्यूड जैसे मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सब स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी है, साथ ही साथ में डायरेक्शन भी है। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, और 11th में जब हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे उसमें समझ आएगा कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन भी फॉलो करता है, उसी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। जैसे कि फोर्स हो गया, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो तीसरा जो क्वांटिटी है स्केलर और वेक्टर के अलावा, उसे हम लोग कहते हैं टेंसर क्वांटिटी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एग्जांपल है टेंसर क्वांटिटी का। तो टेंसर क्वांटिटी क्या होता है, सम फिजिकल क्वांटिटीज हैव नो प्रॉपर डायरेक्शन बट शोज डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी जो डिफरेंट वैल्यू शो करते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में, उसे हम लोग टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्ट्रेस, ये सब टेंसर क्वालिटी के एग्जांपल्स हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब हम लोग समझ लेते हैं डिटेल में। इट टर्न्स आउट दैट लाइट प्रोपगेट्स विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडिया।
ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ऑप्टिकली जो रेयरर मीडियम होगा उसमें स्पीड ऑफ द लाइट जो होगा वो फास्ट होगा, हाइयर होगा। और जो ऑप्टिकली डेंसर मीडिया है उसमें स्पीड ऑफ द लाइट जो है वो रिलेटिवली लेस होगा इन कंपैरिजन। इसीलिए मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट किस में पाया जाता है, तो वैक्यूम में, क्योंकि वहां पर कोई मीडियम ही नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वहां पर मैक्सिमम स्पीड है। कितनी है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो है वो स्पीड की मैक्सिमम है। लेकिन एयर में जो लाइट उसमें थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शन आ जाता है, इसीलिए उसकी जो वैल्यू है नॉट एग्जैक्टली 3 × 10⁸ है, बट नियर अबाउट, जैसे कि 2.98 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मार्जिनली थोड़ी सी कम होती है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इन कंपैरिजन टू वैक्यूम। तो वैक्यूम में सबसे ज्यादा होता है। तो समझ आ गया होगा कि वैक्यूम में सबसे ज्यादा स्पीड क्यों होती है। धीरे धीरे जैसे भी हम कोई अलग मीडियम में जाएंगे तो स्पीड ऑफ द लाइट जो है वो और डिक्रीज हो जाएगा। एयर में कम है, उससे भी कम मिल जाएगा सॉलिड में, वाटर में। फिर जब हम लोग कोई ओपेक बॉडी से पास कराएंगे तो वहां पर तो और भी नेग्लिजिबल हो जाएगा, वहां पर तो स्पीड पास ही नहीं कर पाएगा, लाइट पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगा। द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ द लाइट इन द टू मीडिया। तो ये डिपेंड करेगा एयर की स्पीड क्या है, मतलब लाइट लाइट की स्पीड क्या होगी एयर में, और लाइट की स्पीड क्या होगी इन ग्लास में। तो इन दोनों पर डिपेंड करेगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो लेट हम V1 मान लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, एंड V2 मान लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। So refractive index of medium 2 with respect to 1 is given by the ratio of speed of light in medium 1 by speed of light in medium 2। तो N21 हम लोग इसको एक्सप्रेस करने के लिए हेल्प, इसको क्या रीड करते हैं हम लोग, N21 को हम लोग रीड करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। N21 को हम लोग इस तरह से रीड करते हैं। तो वो क्या है, बेसिकली एक रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 जिसको हम लोग V1 कंसिडर किए थे, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 जिसे हम लोग V2 कंसिडर किए थे। सिमिलरली इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, क्योंकि लाइट डेंसर से रेयर में जा रहा है तो रेयर से डेंसर भी जा सकता है। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज रिप्रेजेंटेड बाई N12, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2 को हम लोग N12 में फॉर्मेट में एक्सप्रेस करते हैं। वो बेसिकली क्या है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। तो ये यहाँ पर क्या हो जा रहा है, जस्ट रिवर्स हो जा रहा है, रेसिप्रोकल फॉर्म में आ जा रहा है। फिर हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। इफ द मीडियम 1 इज वैक्यूम, पहला वाला जो मीडियम 1 है वैक्यूम और एयर है, उस केस में क्या हो जाएगा, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2 इज कंसिडर्ड विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। ठीक है, तो उस केस में उसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो जब पहला वाला मीडियम जो है वो या वैक्यूम है या एयर है, उस रिस्पेक्ट में हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या जस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसे हम लोग क्या डिनोट करते हैं, एन एम। एम मतलब हो गया कि मीडियम कौन सा है। ठीक है, तो वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, ग्लास होगा तो NG लिख सकते हैं आप लोग, अगर वाटर है तो NW लिख सकते हैं। तो इस तरह से डिनोट किया जाता है। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या है, हम लोग कंसिडर कर चुके हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो है वो C है, जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड स्मॉल v इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो वो कौन सा मीडियम, हम यहाँ पर कोई मीडियम स्पेसिफिक नहीं बोला है, तो आप वाटर भी होगा, ग्लास भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका स्पीड क्या होगा, इस लाइट का स्पीड क्या होगा उस मीडियम में, वो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, तो हमारा जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो निकल आएगा। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ए मीडियम इज सिंपली कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो इसे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही कहते हैं। जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। तो 1.33 क्या डिनोट करता है, दैट मीन्स द स्पीड, दैट मीन्स द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू 1.33। ठीक है, 1.33 मतलब हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड of light in water।
ये वैल्यू है 1.33। तो ये एक रिलेटिव टर्म है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रिलेटिव टर्म है और डायमेंशनलेस है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। एयर का देख लीजिए ऑलमोस्ट 1 है। आइस वाटर थोड़ा बढ़ता है, आइस वाटर अल्कोहल इंक्रीज होते जाता है, क्राउन ग्लास। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? तो वो डायमंड का है 2.42। इसीलिए जो डायमंड जो है वो बहुत ज्यादा शाइन करता है, लश्चरस ज्यादा होता है। ठीक है, तो डायमंड का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। जो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो बहुत ज्यादा शाइन करेगा, उसका जो डेंस और उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो higher the refractive index, higher will be the optical density of that material. So diamond जो है सबसे ज्यादा optically denser medium है। ठीक है, तो the ability of a medium to refract light is expressed in the terms of optical density. तो ऑप्टिकल डेंसिटी को हम लोग जो डेंसिटी नॉर्मली पढ़ते हैं, डेंसिटी क्या पढ़ते हैं? मास बाई वॉल्यूम पढ़ते हैं। तो उससे कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये जो है वो अलग है, नॉर्मल डेंसिटी जो है अलग है। लेकिन जो ऑप्टिक्स के फील्ड में पढ़ते हैं, लाइट के फील्ड में, उसे हम लोग ऑप्टिकल डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, in comparing two medium, the one with larger refractive index is optically denser medium than the other, and the other medium of lower refractive index is called optically rarer medium. ठीक है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में सब कुछ था। अब हम लोग आ जाते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ बाई स्फेरिकल लेंसेस, जो इसका मेन टॉपिक है। तो बेसिकली दो टाइप ऑफ लेंसेस होता है, एक होता है कन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है कनकेव लेंस। तो हम लोग इसमें रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेस दैट इज कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस को समझेंगे। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेसेस ऑफ व्हिच वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल फॉर्म्स अ लेंस। तो लेंस में क्या होता है? इज बाउंड बाय टू सरफेसेस। तो आप देख लीजिए जैसे कि कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस किस तरह से पहचाना जाता है? थोड़े बहुत पॉइंट्स जान लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कन्वेक्स लेंस जो होते हैं, इट इज थिकर एट द मिडिल एज कंपेयर टू द एजेस। तो वो जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, आप उसे कभी टच करेंगे, महसूस करेंगे, तो जो सेंट्रल पोजीशन जो होता है, सेंट्रल पोजीशन पे वो ज्यादा थिक होगा और एजेस पे वो उसकी थिकनेस कम होगी। ठीक है, तो वो कन्वेक्स लेंस होता है। कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज लाइट रेस। इस डायग्राम में शो हो रहा है कि लाइट रेस को कन्वर्ज कर देता है। तो हेंस कन्वेक्स लेंसेज आर कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंसेज। तो कन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंसेज कहेंगे। कनकेव लेंस क्या है? तो कनकेव लेंस इज बाउंड बाय टू spherical surface curved inwards. It is thicker at the edges than at the middle. तो ये जस्ट अपोजिट है कन्वेक्स लेंस का। कनकेव लेंस में क्या है? जो सेंट्रल वाला पोजीशन है, सेंटर में है, वो थिन है और एजेस में वो, इसकी जो थिकनेस है वो ज्यादा बड़ी है। तो एजेस में ये ज्यादा थिक है, जस्ट ऑपोजिट टू द कनकेव कन्वेक्स लेंस। सच लेंसेज डाइवर्ज लाइट रेज। इसी को इसीलिए जो कनकेव लेंस है वो डाइवर्जिंग रेज होती है। ठीक है, तो ये हम लोग कहते हैं इसको कनकेव लेंस को डाइवर्ज करने के लिए। तो डाइवर्जिंग लेंस है, तो ये जस्ट ऑपोजिट है। मिरर में क्या होता है? कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर जो होती है वो डाइवर्जिंग होती है और कनकेव मिरर जो होता है वो कन्वर्जिंग होती है। तो इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस ये दोनों ही कन्वर्जिंग करती है, तो ये कन्वर्जिंग होती है। ठीक है, और जो कनकेव लेंस है एंड कन्वेक्स मिरर, तो ये दोनों डाइवर्ज करते हैं। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग में। ठीक है, तो फ्यू बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंसेस जान लेते हैं। बेसिकली जो भी लेंस है वो दो स्फेरिकल सरफेस से बना हुआ है। तो इसमें क्या होता है? दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, दोनों अलग अलग स्फीयर को, अलग अलग सर्कुलर स्ट्रक्चर के। और इन दोनों का जो मिड पॉइंट होता है उसे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। इन दोनों का जो मिड पॉइंट है उसे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। अब हम इस डायग्राम में समझ लेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है प्रिंसिपल एक्सिस, जो सारे ही पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करता है और वो पास होता है ऑप्टिकल सेंटर, जो मिड पॉइंट है वो वहां से पास होता है, उसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। जस्ट वो एक इमेजिनरी लाइन है।
ठीक है। फिर आते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? द सेंटर ऑफ a lens, either a convex or concave, is a combination of two spherical surface. मैं पहले ही बता चुका हूँ कि combination of दो spherical surfaces होता है। Each of these surface form a part of sphere. The center of these two spheres are called center of curvature, represented by C1 and C2. तो C1 जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाता है, ठीक है। तो एक पहला जो स्फीयर है हमारा वो इस साइड में, ठीक है, और दूसरा जो स्फीयर है वो इस साइड में। तो यहाँ पे क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है फॉर C1 जो होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा और C2 जो होगा वो राइट हैंड साइड में होगा। फिर ऑप्टिकल सेंटर क्या है? तो ऑप्टिकल सेंटर, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ लेंस इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर। तो सेंट्रल पॉइंट जो मिड पॉइंट होता है दोनों के केस में ही, उसे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। जैसे मिरर में हम लोग पोल समझ रहे थे, इस केस में है ऑप्टिकल सेंटर। फिर अपर्चर क्या है? तो अपर्चर तो ये डायमीटर है लेंस का, ये डायमीटर जो है तो उसे हम लोग अपर्चर कहते हैं। तो जैसे मिरर में था सेम लेंस में भी है। और फोकस ऑफ लेंस क्या है? जहां पर बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम, ठीक है। तो फोकस बेसिकली क्या है? तो ये मिड पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑप्टिकल सेंटर का जो है वो मिड पॉइंट पे आता है। तो रिलेशनशिप क्या है, जैसे हम लोग मिरर में पढ़े थे, रेडियस फोकस जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, फोकल लेंथ बेसिकली। तो फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, r/2 होता है। तो इस केस में क्या होगा, दो फोकस पॉइंट होगा, F1 जो होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा, F2 जो होगा वो राइट हैंड साइड में होगा। तो ये डिस्टेंस है फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, इसी को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये हमने मिरर में भी बताया था, सेम लेंस में भी वही चीजें हैं, ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। फिर रूल्स ऑफ ड्राइंग रे डायग्राम फॉर लेंसेज, ये जान लेते हैं। इसमें तीन इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, मिरर में चार थे, यहाँ पर तीन रूल्स हैं, तो जानना बहुत जरूरी है कि जब व्हेन ए रे ऑफ लाइट, पहला जो रूल है, a ray of light from object parallel to the principal axis after refraction from a convex lens passes through the principal focus on the other side। तो अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रहा है तो जब रिफ्रैक्शन हो जाएगा वो फोकस के थ्रू पास होगा, लेकिन वो अदर साइड ऑफ द लेंस से पास होगा। तो ये होता है कन्वेक्स लेंस के लिए, ये कन्वेक्स लेंस के लिए है। और कनकेव लेंस में क्या होगा, क्योंकि इसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, एपियर टू मीट होता है। एक्चुअल में ऐसे कभी रिफ्लेक्ट तो होती नहीं है, ये एपियर टू मीट होता है। तो कनकेव लेंस में क्या हो रहा है, द रेज एपियर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, ये प्रिंसिपल फोकस से डाइवर्ज हो जा रहा है, लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। तो इस केस में क्या है, कनकेव में सेम साइड ऑफ द लेंस में, लेकिन कन्वेक्स लेंस में वो दूसरे साइड ऑफ द लेंस में पास होता है। तो ये पहला रूल है। जब सिंपली बता दें तो जब अगर पैरेलली कोई प्रिंसिपल एक्सिस से मूव करे तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस के थ्रू पास होगा, रिफ्रैक्ट होगा, ठीक है। सेकंड जो रूल है ये जस्ट ऑपोजिट है। जब फोकस से पास होता है कोई इंसिडेंट रे तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली रिफ्रैक्ट होगा, ठीक है, अदर साइड ऑफ में होगा। और इस केस में भी सेम थिंग है, कनकेव लेंस में भी सेम थिंग ही होता है, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जस्ट ऑपोजिट है पहला फर्स्ट वाले रूल का। तो ये कन्वेक्स लेंस के लिए है, कोई इंसिडेंट रे आया, पास किया फ्रॉम द फोकस F1, तो वो पैरेलली आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली मूव करेगा, इस केस में भी वही है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट है, a ray of light passing through the optical center of the lens will emerge without any deviation। तो जब ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे ऑफ लाइट होगा तो वो स्ट्रेट अवे पास हो जाएगा विदाउट एनी डेविएशन। जिस तरह से हम लोग मिरर में पढ़ रहे थे, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है तो वो रिट्रेस बैक हो जाता है, लेकिन इसमें रिट्रेस बैक नहीं होगा, वो स्ट्रेट अवे मूव कर जाएगा जब भी कोई लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा। तो ये बोथ कन्वेक्स लेंस के लिए भी है और कनकेव लेंस के लिए भी सेम रूल है। तो इसमें तीन इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिससे हम लोग रे डायग्राम प्रैक्टिस करेंगे।
ठीक है। अब चलते हैं इमेज फॉर्मेशन में। तो कन्वेक्स लेंस का देख लेते हैं कहाँ कहाँ कौन से 6 टाइप्स के जो हमारे रे डायग्राम्स है कन्वेक्स लेंस में। तो पहला है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, जब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो सारी रेज, क्योंकि जो कन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग रेज है, कन्वर्जिंग लेंस है, वो सारा रेज को कन्वर्ज कर देता है एट द फोकस। ठीक है, अदर साइड ऑफ में, लेंस के अदर साइड में, ये बहुत ध्यान में रखना है। तो इमेज कहाँ बन रहा है? एट F2, एट F2 बन रहा है, और अदर साइड में बन रहा है, लेंस के अदर साइड में बन रहा है। साइज क्या होगा इमेज का? पॉइंट साइज होगा, बहुत ही डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। नेचर क्या है? तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन इंफिनिटी, पोजीशन जो होगी इमेज की वो F2 पे होगी, बहुत ही पॉइंट साइज होगी, एंड रियल एंड इन्वर्टेड होगी। सेकंड केस देख लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ट्वाइस ऑफ F1, बियॉन्ड ट्वाइस ऑफ F1, मतलब ये C1 के और आगे प्लेस है अगर ऑब्जेक्ट, तो उस केस में क्या होगा? आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ पर इमेज फॉर्म होगी, क्योंकि यहाँ पर दो रेज मिल रहे हैं। तो जहां पर दो रेज मिलते हैं वहीं पे इमेज फॉर्म होता है। तो इमेज फॉर्म कहाँ हो रहा है? बिटवीन F2 एंड C2। तो इमेज फॉर्म हो रहा है बिटवीन F2 एंड C2, बियॉन्ड साइड चेंज हो गया, तो दूसरे साइड ऑफ द लेंस में हो रहा है। साइज क्या है? तो डिमिनिश्ड हो रहा है, पॉइंट साइज नहीं है लेकिन लिटिल बिट डिमिनिश्ड है, एंड रियल एंड इन्वर्टेड है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि इमेज जो फॉर्म हो रहा है बिटवीन F2 एंड C2 के बीच में हो रहा है। ठीक है। और U और V क्या डिनोट कर रहा है? तो U डिनोट करता है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो आपको मिरर फॉर्मूला मैग्निफिकेशन में हेल्प करेगा, लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन में हेल्प करेगा। और V जो है वो क्या है? वो हमारा इमेज डिस्टेंस है, एंड F जो स्मॉल f है वो हमारा फोकल लेंथ है। ये तो इजी है। अब तीसरा जो है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट प्लेस्ड एज C1, तो अगर C1 पे प्लेस्ड है ऑब्जेक्ट, या फिर ट्वाइस ऑफ F1, दोनों ही सेम थिंग होता है। ट्वाइस ऑफ F1 मतलब फोकल लेंथ का ट्वाइस, या C1। तो जब इस पे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होता है, इमेज फॉर्म कहाँ होता है? C2 पे होता है। तो जब C1 पे इमेज है, ऑब्जेक्ट है, तो C2 पे इमेज होगा, लेकिन साइड चेंज हो जाएगा, लेंस के दूसरे साइड में। साइज जो होगी वो सेम होगी, ऑब्जेक्ट का इमेज का साइज सेम होगा। नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड होगा। इस केस में क्या होता है? मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू है वो 1 है। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का इमेज, ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट सेम है। ठीक है। अब चौथा में आ जाता है, चौथा रे डायग्राम है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड C1, तो C1 और F1 के बीच में है, तो उस केस में क्या होगा? हमारा जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो बियॉन्ड C2 होगा। वो बियॉन्ड C2 में इमेज फॉर्म होगा। साइज क्या होगा? हाईली एनलार्ज्ड हो जाता है। एंड नेचर क्या है हमारा? रियल एंड इन्वर्टेड है। तो इस केस में भी क्या हो रहा है? मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि एनलार्ज्ड इमेज फॉर्म हो रहा है। ठीक है। फिर पांचवें केस में देख लेते हैं, जब व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट F1, F1 पे अगर ऑब्जेक्ट है, तो उस केस में क्या होगा? इमेज जो फॉर्म होगा वो इंफिनिटी पे होगा, वो इंफिनिटी पे इमेज फॉर्म होगा, बियॉन्ड C2, मतलब एट इंफिनिटी। साइज क्या होगा? हाईली एनलार्ज्ड, काफी बड़ा नजर आएगा। नेचर क्या है? तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है। तो पांचों केस में रियल एंड इन्वर्टेड हो रहा है। लास्ट जो केस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। तो इन दोनों के बीच में होता है, तो इमेज फॉर्म कहाँ होता है? सेम साइड ऑफ द लेंस में फॉर्म होता है। यहाँ पर सेम साइड ऑफ द लेंस फॉर्म होगा, और इसकी जो नेचर होगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, काफी एनलार्ज होगी, साथ ही साथ में वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, मतलब एक इमेजिनरी इमेज फॉर्म हो रही है। ठीक है। तो इमेज जो फॉर्म होगी सेम साइड ऑफ द लेंस होगी, बियॉन्ड C1। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट केस जहां पे व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, तो इमेज जो फॉर्म होगा वो सेम साइड ऑफ द लेंस में होगा, बियॉन्ड C1 में होगा। साइज जो होगी वो एनलार्ज्ड होगी, और नेचर जो होगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तो कन्वेक्स लेंस में ये इकलौता केस है जिसमें जो नेचर ऑफ इमेज जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। बाकी सब केस में देख लीजिए वो रियल एंड इन्वर्टेड ही होता है। तो उम्मीद करते हैं कि रे डायग्राम फॉर कन्वेक्स लेंस आपको समझ आ गया होगा। अब हम समझेंगे कनकेव लेंस का रे डायग्राम। तब हम समझ लेते हैं कि रे डायग्राम फॉर
कनकेव लेंसेस, कन्वेक्स लेंसेस के बारे में हम लोग समझ लिए। तो कनकेव लेंस में क्या होगा, जब व्हेन दो ही केस होते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट जो है वो काफी दूर है, इंफिनिटी पे है ऑब्जेक्ट हमारा, तो उस केस में क्या होगा, जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो सेम साइड ऑफ द लेंस में होगा, लेकिन वो एफ पे होगा, F1 पे होगा बेसिकली। यहाँ पर आके मीट होगा। ये जो इमेज है, डॉटेड लाइन से जो इमेज शो किया है वो, उसका नेचर जो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ठीक है, वो अपीयर टू मीट होता है, वो इमेजिनरी एक इमेज है। ठीक है, तो ये सेम साइड ऑफ द लेंस में होगा और एट F1 में होगा। ठीक है, और साइज जो होगा पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड होती है। तो whenever an object is placed at infinity in front of a concave lens, image is formed at F1, the size is point sized or highly diminished and nature of the image is virtual and erect. ये समझ आ गया। फिर दूसरा केस देख लेते हैं, जब when an object is between infinity and the optical center, मतलब मतलब दूर पे खड़ा है, या सेंटर C1 के और आगे खड़ा है, या सी F1 और सी के C1 और F1 के बीच में हो। ठीक है, या ऑप्टिकल सेंटर कहीं भी बीच में हो, ये इस केस में क्या होता है, उस केस में जो पोजीशन जो होगी इमेज फॉर्म की, वो बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर पे होगी। तो इमेज जो फॉर्म होगा वो F1 और ऑप्टिकल सेंटर के एकदम बीच में होगी। साइज क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा, क्योंकि सेम साइड ऑफ द लेंस में फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पर भी वर्चुअल एंड इरेक्ट हो रहा है। तो दूसरा केस क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड द ऑप्टिकल सेंटर। तो इसमें कहीं स्पेसिफाई नहीं किया गया है, लेकिन ऑप्टिकल सेंटर का मतलब यहाँ पर है कि वो F1 के आगे ही होगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, पोजीशन जो होगा वो बिटवीन इमेज की, वो F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगी, सेम साइड में। साइज जो होगी क्वाइट डिमिनिश्ड होगी, पॉइंट साइज नहीं होगी लेकिन डिमिनिश्ड होगी, नेचर जो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तो ये दो रे डायग्राम है फॉर कनकेव लेंसेस, दोनों में ही वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्म होता है। अब हम लोग समझ लेते हैं लेंस फार्मूला। जिस तरह से मिरर फार्मूला था उस तरह से लेंस फार्मूला भी है। तो ये बेसिकली एक रिलेशनशिप है बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिससे हम लोग यू से डिनोट करते हैं, इमेज डिस्टेंस जिसे वी से, एंड फोकल लेंथ एफ से, स्मॉल लेटर एफ। तो इसका रिलेशन क्या है, तो इन रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस माइनस रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो ये लेंस फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में मैं कराऊंगा। फिर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस क्या है, तो मैग्निफिकेशन भी सेम थिंग है लेंस का, बेसिकली एक रेशियो, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो हमें मैग्निफिकेशन का वैल्यू शो करता है। तो मैग्निफिकेशन बेसिक एक रेशियो है। मैग्निफिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर m। ठीक है, एंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड, ये मैं मिरर में ही बता चुका हूँ कि जब मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से ज्यादा हो तो इमेज का जो साइज है वो एनलार्ज्ड हो जाता है। m का वैल्यू अगर 1 है तो सेम साइज होता है, जैसे कि प्लेन मिरर के केस में होता है। अगर m का वैल्यू लेस देन 1 है, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, तो उस केस में इमेज का जो साइज है वो डिमिनिश्ड होगा, मतलब छोटा होगा इन कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट का साइज में। ठीक है, फिर हम लोग मैग्निफिकेशन को वी एंड यू के रिलेशनशिप, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस के रिलेशनशिप में भी ले सकते हैं। जैसे मैग्निफिकेशन हम लोग मिरर में क्या पढ़े थे, मैग्निफिकेशन इक्वल टू एच डैश बाई एच इक्वल टू माइनस वी बाई यू। बट इस केस में, लेंस के केस में, नेगेटिव साइन नहीं होगा। ठीक है, और जो कार्टेशियन रूल है, जो न्यू कार्टेशियन रूल है, वो लेंस के लिए भी सेम है। मतलब अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है या प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर कोई इमेज फॉर्म हो रहा है तो उसका हाइट जो होगा पॉजिटिव में होगा, और जो नीचे होगा वो नेगेटिव में होगा। लेफ्ट हैंड साइड में वो नेगेटिव वैल्यू कंसीडर किया जाएगा और राइट हैंड साइड में वैल्यू पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। तो ये सिमिलर केस है लेंस में और मिरर में। तो मिरर वाले जो वीडियो है उसमें आप खोल के देख लीजिए, बहुत इजीली समझ आ जाएगा, इसलिए मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। फिर जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस क्या है, तो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे अचीव्ड बाय ए लेंस इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। बेसिकली इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो ये जस्ट एक रेसिप्रोकल है फोकल लेंथ का। तो इफ एफ इज गिवन इन मीटर, मतलब एफ मतलब हो गया हमारा स्मॉल एफ, हम लोग डिनोट करते हैं फोकल लेंथ से।
फोकल लेंथ है, तो पावर जो है वो रेसिप्रोकल है फोकल लेंथ का। ठीक है, तो ये मीटर में होता है। तो स्टैंडर्ड जो यूनिट है, ऐसा ही यूनिट जो है वो पावर ऑफ लेंस, वो डायोप्टर, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर डी से। ठीक है, तो जो इसका ऐसा यूनिट है वो मीटर में ही होता है। ठीक है, सीजीएस यूनिट में हम लोग सेंटीमीटर यूज करते हैं, ऐसा यूनिट में हमारा मीटर में ही आना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, अगर कन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, तो उसका जो पावर है वो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ठीक है, मतलब +1 +2 +3 +2.5 ऐसे भी पॉइंट में भी आ सकता है, जरूरी नहीं है। फिर कनकेव लेंस जो है, हमारा जो डाइवर्जिंग लेंस है, वो नेगेटिव, उसका वैल्यू जो है नेगेटिव आएगा, -1 -2 -3। तो ये कनकेव लेंस के लिए नेगेटिव वैल्यू आएगा। तब फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, पावर जो है लेट सपोज +2 है, +2 डायोप्टर, तो ये क्या डिनोट करता है, मतलब जो लेंस है वो कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, और फोकल लेंथ जो है वो +0.50 मीटर आया। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो बेसिकली पावर क्या होता है, पावर 1/f है, तो पावर दे दिया है 2 +2 में, और 1/f है, तो f क्या हो जाएगा 1/2, तो 1/2 होता है 0.5। तो क्योंकि सब कुछ वैल्यू प्लस में था, तो जो फोकल लेंथ भी आएगा वो प्लस में ही आएगा, तो +0.5 मीटर, प्लस, हाँ, +0.5 मीटर। और सिमिलरली अगर केस ले लेते हैं, अगर एक वैल्यू दे दिया पावर का -2.5 डायोप्टर, तो उसमें क्या होगा, जो हमारा फोकल लेंथ होगा वो -0.04 होगा। एंड जो लेंस होगा, हम लोग उस नेगेटिव साइन है तो हम लोग कनकेव लेंस यूज कर रहे हैं, अगर पॉजिटिव साइन है डायोप्टर का तो वो हम लोग कन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं। तो ये पावर का है, इससे भी बहुत रिलेटेड क्वेश्चंस आता है, तो इससे बहुत अच्छे से समझ लीजिए। फिर एक कॉम्बिनेशन ऑफ पावर्स, पावर ऑफ लेंसेस, बेसिकली मेनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट नंबर ऑफ लेंसेस। बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कैमरा का मिरर हो गया, लेंस हो गया, या टेलीस्कोप का हो गया, माइक्रोस्कोप का हो गया। उसके इसमें क्या होता है, दे आर कंबाइंड टू इंक्रीज द मैग्निफिकेशन एंड शार्पनेस ऑफ द इमेज। तो बहुत सारे लेंसेस के पावर हम लोग कंबाइन कर लेते हैं ताकि मैग्निफिकेशन बढ़ जाए, एनलार्ज, जो एनलार्जिंग पावर है, मैग्नीफाइंग पावर है वो बढ़ जाए, और शार्पनेस, इमेज की शार्प इमेज है। तो उस केस में क्या होता है, नेट पावर जो होता है बेसिकली हम लोग ऐड कर देते हैं। अगर दो लेंस, सपोज 3 लेंस है, पावर दे दिया एक का 2, एक का 0.5, एक का 3, तो उस केस में नेट पावर क्या हो जाएगा, पी नेट क्या हो जाएगा, तो ये इंडिविजुअल पावर को हम लोग जस्ट ऐड करते हैं, 2 + 0.5 + 3, तो बेसिकली क्या हो जाएगा 5.5 जो है वो नेट पावर हो जाएगा। अब प्लस और माइनस वो डिपेंड करता है जो भी वैल्यू दिया गया है। ठीक है, तो द यूज ऑफ पावर इंस्टेड ऑफ फोकल लेंथ फॉर लेंसेज इज क्वाइट कन्वीनियंट फॉर ऑप्टिशियंस। जो ऑप्टिशियंस होते हैं वो पावर के फॉर्म में करते हैं कि ताकि बहुत इजीली समझ आ सके। और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत सारे कैमरास, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप में यूज होता है। ये जो पॉइंट है ये आपको हायर क्लासेस में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, तो क्लास 10th के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से बहुत कुछ सीखने समझने मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए मूनस्टोन क्लासेस को। अगर कोई डाउट या सजेशंस है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आप फॉलो करना चाहें तो इस इंस्टाग्राम आईडी पे हम मुझे फॉलो कर सकते हैं। पार्ट 3 जो है वो बहुत ही जल्दी आएगा, जिसपे हम लोग न्यूमेरिकल्स एंड बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 3 के लिए स्टे ट्यून रहिए मूनस्टोन क्लासेस पे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।